हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, तो आपका एमएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक होता है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी स्पेशलाइजेशन हो बच्चों के पास, फिजिकल ऑर्गेन, ये कॉमन पेपर रहता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो सभी स्टूडेंट इसको वॉच कर सकते हैं। और ऐसे आप देखोगे जो बीएससी की आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, फिजिकल रोटेशन और वाइब्रेशन रमन, वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने एमएससी की स्टार्ट की, तो स्टार्टिंग का बेसिक तो आपका सेम है। अगर आप वहां से देखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी हम आज का बेसिक लेक्चर रहने वाला है और सेकंड हम फर्दर करेंगे रोटेशन का। तो सबसे पहले ये तो आपको पता है, हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंपल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका मैटर मान लिया आपने, उसका आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, ठीक है। उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई और ये मैटर के साथ में क्या इंटरेक्शन हुआ, क्या इसकी स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ चेंज हुई है, क्या ट्रांजिशन हुई मॉलिक्यूल में, क्या चेंजमेंट, वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं। सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ते हैं कि कोई भी जैसे पहले कंपाउंड बना देते हैं आप केमिकल, तो उसकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हैं कंप्लीट। और बाद में डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी आई, जैसे यूवी विजिबल आई, आपके आईआर है, एनएमआर है, मास स्पेक्ट्रो। एनएमआर सबसे अच्छी रहती है, वो सारी स्ट्रक्चर्स को बता देती है। आईआर है वो सिर्फ मेनली आपका फंक्शनल ग्रुप को ही बताती है। यूवी में आप अनसैचुरेशन देखते हो, सिंपली ट्रांजिशंस होती है मॉलिक्यूल में, तो इतना हम कंप्लीट स्ट्रक्चर्स यूवी से नहीं आइडेंटिफाई कर, ना ही आईआर से कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रो मास, लेकिन सबसे बेटर एनएमआर रहती है जो कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को इशूबाई करती है। अब हमें फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, तो वो होती है आपकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल एंड रमन, ठीक है। वो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, वो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, आप चैनल पे चेक कर सकते हो। तो सिंपल आपको बताया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आप सिंपल कोई भी पूछ ले आपसे, तो कोई भी मैटर है और उसका इंटरेक्शन किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिफरेंट टाइप की हैं, आप देखो 7 होती है यहाँ पे, ऐसे याद रख सकते हो, RMI UV XG, ठीक है। मैं तो ऐसे याद रखती हूँ। आपसे कोई भी पूछ ले कि कौन सी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगी, तो आपको पता है कि यहाँ इस साइड आपका वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहती है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहती है। तो गामा की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है और रेडियो वेव की सबसे ज्यादा वेवलेंथ रहती है, ठीक है। वो अलग अलग होती है। आपको पता है जैसे आप एनएमआर पढ़ते हो तो वहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, रोटेशनल पढ़ते हो तो वहाँ पे कौन सी होती है आपकी, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव रीजन में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं वो रोटेशन होती है आपकी, ठीक है। तो हम डिस्कस करें आपके फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करने से पहले, इन डेप्थ आप रोटेशन में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपको पता चल गया कि कोई भी मैटर है उसका इंट्रैक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, भाई क्या चेंजमेंट हुआ, ठीक है। और आपने ये तो पढ़ना होगा कि एनर्जी का ऑर्डर क्या रहता है, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन आपने देखा होगा। सिंपल आपसे कोई भी पूछ ले कि कौन सी एनर्जी की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक की होती है, वाइब्रेशन की होती है, रोटेशन, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉनिक की होती है, देन आपकी वाइब्रेशन की होती है, और बाद में होती है आपकी रोटेशनल की, और सबसे कम होती है ट्रांसलेशन की। और कई बार आपने देखा होगा ट्रांसलेशन को नेग्लेक्ट भी कर देते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी काफी कम होती है, ठीक है। ये एनर्जी का ऑर्डर है, सिंपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे जो मेन पार्ट आता है आपका कि इंटरप्ट करना आपको स्पेक्ट्रा को, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा, तो उसके 3 वे होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो सीधा स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो आपको कोई भी पूछ ले कि स्पेक्ट्रा इंटरप्ट करना है तो क्या वे हुआ, सीधा स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको उसके वो सिलेक्शन रूल बताने लग जाओ। तो 3 वे होते हैं उसकी। तो फर्स्ट होता है आपका बोर फ्रीक्वेंसी रूल, बोर फ्रीक्वेंसी की कंडीशन रूल बोलते हैं हम इसको। सेकंड होता है आपका सिलेक्शन रूल, हम डिटेल में बताएंगे आपको। सेकंड होता है आपका सिलेक्शन रूल। थर्ड होता है आपका बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन रेशियो, ये सभी में काम आएगा। और अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी कंप्लीट कर ली है तो आपके बीच में चैप्टर भी है ना, जैसे कई बार हम क्या करते हैं, कोई भी टीचर तो वो स्टार्टिंग से ही आपको क्लियर नहीं करता, तो बीच में आता है आपका पॉपुलेशन रेशियो का एक टॉपिक, आपने सुना होगा बोल्ट्जमैन वाला, जो इक्वेशन होती है Ni/Nj GIE की पावर -EJ/kT वाली, वो इक्वेशन तो हम पहले ही बताएंगे उसका मीन क्या है, ठीक है। कोई भी आपको स्पेक्ट्रा इंटरप्ट करना है तो उसके 3 रूल होते हैं, 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो सबसे कंडीशन फर्स्ट होती है आपकी बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ये क्या बोलती है, देखो सिंपल हम जनरल लेके चल रहे हैं, कुछ हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पे आपका सिंपल है, ये आपने मान लिया कि फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल को ट्रांजिट करना है आपको, ये आपको ये भी पता है कि ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने अभी बताई, वो सारी अब्जॉर्प्शन है, दैट मींस अब्जॉर्ब होंगी रेडिएशन, फिर अब मॉलिक्यूल ट्रांजिशन करेगा लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग है, उनको हम बाद में, अभी हमारी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है सारी, यूवी हो, एनएमआर हो, आईआर, ये सारी एब्जॉर्प्शन की कैटेगरी में आती है, आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ ले एब्जॉर्प्शन है एमिशन है, तो ये भी। अब देखो ये 2 स्टेट आपकी, ये लोअर स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाने वाला है। अब ये जो एनर्जी का गैप है जो डेली, और जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि एनर्जी तो अच्छी भी होती है सिंपल, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट रूल बता रहे हैं, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या बोलती है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब हमें स्टार्ट करना है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रोटेशनल के लिए कौन से हम रीजन में पढ़ते हैं, माइक्रोवेव में। तो यहाँ पे माइक्रोवेव रेडिएशन, जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, उसमें तो सब कुछ ही है, सारी रेडिएशन ही है। अब इस मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी ये माइक्रोवेव रीजन के अंदर, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻⁻1 है फॉर एग्जांपल, समझाने के बता रहे हैं, और इसकी भी 10⁻⁻1 होगी, तब दोनों की इक्वल होती है ना मैच, तब रेजोनेंस की कंडीशन होती है, तब मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है। मान लो इसकी 10 है और ये वैल्यू हमारे 9 है, ये मैच नहीं हुई तो आपका कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। अगर ये 11 हो जाए, ये वैल्यू 11 हो जाए, 10 की जरूरत है हमें इक्वल करने के लिए, और 11 हो गया एक्स्ट्रा है, तब भी आपकी कंडीशन नहीं होगी। तो इक्वल की कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है। तो बोर फ्रीक्वेंसी रूल यही बोलता है कि जो दो ट्रांजिशन के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, और जो रेडिएशन आप डाल रहे हो, जिसमें जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ना है, जैसे एनएमआर पढ़ना है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, उस रीजन की फ्रीक्वेंसी और जो गैप है उन दोनों की इक्वल होगी ना, तभी आपकी ट्रांजिशन होगी, तभी हम स्पेक्ट्रो जो भी देखना चाहते हैं आप स्ट्रक्चर वगैरह वो देख पाएंगे हम। तो ये फर्स्ट रूल होता है आपका बोर फ्रीक्वेंसी। आपने एनएमआर में रेजोनेंस की कंडीशन सुनी होगी, तो इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस, जब इन दोनों का गैप और जो ये रेडिएशन आप डालो इसकी इक्वल होती है ना, तभी ट्रांजिशन होगा, तभी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करना चाहते हैं, इलस्ट्रेशन वो होता है। ये फर्स्ट रूल होता है आपका बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन का। स्पेक्ट्रोस्कोपी आप जो पढ़ते हो इन डेप्थ तो आपका डिटेल में भी आता है, ठीक है। तो हम मेन आपको बता रहे हैं कि क्या है। और सेकंड होता है आपका सिलेक्शन रूल, ठीक है। सिलेक्शन रूल दो टाइप का होता है आपका, एक होता है आपका ग्रोस सिलेक्शन रूल, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। देखो ग्रोस सिलेक्शन रूल क्यों हम डिफाइन करते हैं, जैसे कोई भी रूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपके रूल्स होते हैं कि 9 AM आपको क्लास लगेंगे, 10 AM कॉलेज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 10 AM पे क्लास है और आप 10:30 जा रहे हो पौनी, तो आपको अलाउ नहीं करेगा टीचर्स, क्योंकि टाइमिंग है उसी के ऊपर अलाउ करेगा। तो वही है, इसमें कुछ सिलेक्शन रूल को आपको मानना पड़ता है। अगर उन रूल को आप फॉलो कर रहे हो तभी आप उसमें जो भी ट्रांजिशन में पढ़ रही है वो होगी। तो यहाँ पे दो रूल्स होते हैं, ग्रोस सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल। जो ग्रोस सिलेक्शन रूल होता है ये थ्योरेटिकल होता है, आप स्ट्रक्चर्स को देखकर और सिंपल हम डिफाइन करते हैं, आगे हम बताएंगे कि कैसे है, ठीक है। और ये आपका क्वांटम एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, क्वांटम एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। ये थ्योरेटिकल होता है स्ट्रक्चर को देख के, और ये क्वांटम एनर्जी लेवल के बेस पे। अब देखिए हम आपको इसमें एक टेबल आप ये नोट भी कर लेना, यहाँ आप लिख लो ग्रोस सिलेक्शन रूल, और यहाँ आप लिख लो जो हमारा स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल था। यहाँ आप मोशन लिख लो, जो भी आपका कौन से मोशन की बात कर रहे हो आप। जैसे आपका सबसे पहले हम रोटेशन पढ़ेंगे, और ये क्या कंडीशंस होती हैं आपकी। देखो मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, इंक कम हो गई है इसमें। अब देखो मोशन का मतलब है, इसमें आप रोटेशंस डिस्कस करते हैं। ये आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है आपकी, ठीक है। ये आपकी एनएमआर है, आप डिफरेंट पढ़ते हो ना, रोटेशनल आपका, वाइब्रेशनल है, एनएमआर है। अब ये देखो आप, अब रोटेशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। जब हम डिटेल डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे परमानेंट डायपोल मोमेंट कैसे। तो परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है मॉलिक्यूल के पास में, तभी आपका रोटेशनल वो एक्टिव होता है। तो इसकी कंडीशंस तो आपको पता है कि परमानेंट क्या होना चाहिए, डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब जो स्पिन सिलेक्शन रूल है, इसकी जो वैल्यू है वो आपका क्या होना चाहिए, डेल जे प्लस माइनस 1 होता है आपका, ठीक है। डेल जे प्लस माइनस 1 होना चाहिए आपका। इसमें है आपका, ये तो कंडीशन है सिंपल, ग्रोस सिलेक्शन परमानेंट आप लिख सकते हो, पूरा लिखना तो डायपोल मोमेंट, ठीक है। और फिर आगे आपका वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के लिए स्पिन सिलेक्शन रूल में एक रूल होता है कि डेल म्यू प्लस माइनस 1 होगा ना, तभी आपका ट्रांजिशन होगी। मान लो कि एक ट्रांजिशन फर्स्ट हो गया, सेकंड, उनका गैप अगर 2 का आ जाता है डेल म्यू, तो वो आपका अलाउ नहीं होगा। ये रूल होता है आपका डेल म्यू। इसके लिए कंडीशन क्या होती है आपकी, चेंज इन डायपोल मोमेंट। आपको पता है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपको पता है कि चेंज होना चाहिए डायपोल मोमेंट में। लाइक आप H2 दे दिया N2, तो ये तो इनएक्टिव हो जाएंगे क्योंकि चेंज नहीं है, दोनों सेम टाइप के हैं, ये आपका डायपोल मोमेंट नहीं होगा। फिर आप पढ़ते हो एनएमआर, ठीक है। तो एनएमआर के लिए भी आपका होता है डेल जे, एनएमआर नहीं हमने बोल कर, यहाँ पे आपका रमन आएगा, पहले हम रमन देखते हैं। तो रमन के लिए होता है डेल जे प्लस माइनस 2 होता है, और यहाँ हम देखते हैं एनएमआर। एनएमआर के लिए तो आपको पता है कि जो स्पिन है वो वैल्यू होनी चाहिए प्लस माइनस 1। स्पिन का मत, इसके लिए एनएमआर के लिए आपको पता है, एनएमआर एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल की स्पिन होनी चाहिए, उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, दैट मींस वो नॉन जीरो होनी चाहिए। आप ऐसे बोलते हो नॉन जीरो, तो इसके पास स्पिन होनी चाहिए मॉलिक्यूल के पास में। अब वो रूल अलग अलग होते हैं, एनएमआर में हम पढ़ते हैं डिटेल से। और रमन में आपका क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी। इसको हम आगे भी बताएंगे क्या मतलब है पोलराइजेबिलिटी इन मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है कि रोटेशन है, आपसे कोई पूछ ले कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो क्या ग्रोस सिलेक्शन, तो सिंपल स्ट्रक्चर्स को देख के आप बताओगे भाई परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। रूल क्या है, डेल जे प्लस माइनस 1। ट्रांजिशन को चेक करना है, आपको डिफरेंट ट्रांजिशन दे रखी है कि अलाउ है या फॉरबिडन है, तो आप इस रूल से देख लोगे। जो एनर्जी गैप है आपका उनका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है,
ठीक है, यहाँ जे की वैल्यू 2 है, यहाँ जे की वैल्यू 3 है। अब आपसे कोई बोलते हैं कि जे की वैल्यू 1 से 3 वाला अलग होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 आप 1 से 3 करोगे तो 2 आएगा डेल जे, तो डेल जे 2 तो अलाउ नहीं हो रहा, क्योंकि स्पिन सिलेक्शन जो रूल है हमारा स्पेसिफिक वो प्लस माइनस 1 होना चाहिए। वाइब्रेशन के लिए प्लस माइनस 1, रमन के लिए आपका प्लस माइनस 2 होना चाहिए। ठीक है, एनएमआर के लिए भी स्पिन जो प्लस माइनस 1 होती है। अब हमें पढ़ना तो रोटेशन वाइब्रेशन है पहले, बाद में हम रमन भी पढ़ेंगे। तो ये सिंपल सिलेक्शन रूल आपको पता होना चाहिए। इस सिलेक्शन रूल के हिसाब से हम जो 3 फैक्टर लगते हैं तभी आपके होते हैं। ऐसे नहीं है कि मान लो कि आपका ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल है, तो आप ये सोचते हो कि 20 के 20 ने एनर्जी अब्सॉर्ब करके ऊपर चले गए, ऐसा नहीं होता। इसमें से कहीं जाके 5 या 10 मॉलिक्यूल होंगे मुश्किल से, वो भी तब होंगे जब ये तीनों पैरामीटर की कंडीशन को मैच करते हो, क्योंकि इसमें ये हो सकता है कि एनर्जी सेम होगी बट ये 5 कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पिन 0 अगर हमारा आपको पढ़ना है तो परमानेंट डाइपोल ना, तो डिफरेंट कंडीशंस लगती हैं आपकी। स्पिन सिलेक्शन रूल को भी नहीं कर रहा हो तो डिफरेंट फैक्टर लगते हैं आपके। अब थर्ड वन होता है आपका बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन रेशियो। देखो बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन रेशियो है, इसमें आपको क्या बताता है, इंटेंसिटी बताता है स्पेक्ट्रल। जैसे आप कोई भी स्पेक्ट्रा बना रहे हो, ये आपकी इंटेंसिटी रेशियो आप देखते हो स्पेक्ट्रा को कि आपका इंटेंस है आपका, या आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रा है, या आपका लेस बिल्कुल ही कम इंटेंसिटी का है। तो ये ऑल थिंग्स कौन बताता है? मान लियो कि आपने स्पेक्ट्रा सारी कंडीशन ऊपर वाली 2 वे कर दी, बट मॉलिक्यूल का जो पॉपुलेशन रेशियो ही बहुत कम है, तो बिल्कुल इतना सा आएगा, आपको पता ही नहीं लगा पाओगे कि किसकी वजह से आपकी पीक आ रही है। ठीक है, बिल्कुल ही लेस इंटेंस हो गया। हाई इंटेंस तो आप आसानी से बता सकते हो कि इस वैल्यू के ऊपर ये इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन, इसने एक इक्वेशन दी थी, वो आप ध्यान रख सकते हो, एनजे बाई एन आई। जे क्या मतलब है कि जैसे ये आपकी लोअर स्टेट है आई, ये आपकी अपर स्टेट है जे। ठीक है, तो एनजे बाई एन आई इसको हम लिखते हैं जी जे ई की पावर माइनस ई जे बाई के टी। नीचे आप लिखोगे जी आई ई की पावर माइनस ई आई बाई के टी। दैट मीन्स अपर स्टेट की एनर्जी आपकी, और जी होती है आपकी डीजेनरेसी। ठीक है, वो आगे हम बताएंगे डिफरेंट क्या होते हैं, डीजेनरेसी होती है। तो जी जे ई की पावर माइनस ई जे बाई के टी, के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपको पता है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23। टी यहाँ पे टेम्परेचर होता है, ये नीचे वाली स्टेट की। तो ये इक्वेशंस होती हैं, आपने आगे भी देखा होगा। तो इससे आप क्या बताते हो, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इंटेंसिटी बताते हैं स्पेक्ट्रल। तो इसमें 2 कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले कंडीशंस क्या होती है कि आपकी जो एन आई है वो अगर ज्यादा है तो आपका एनर्जी गैप भी ज्यादा होगा, तो ये फैक्टर आपको कम मिलेगा। कम कैसे मिलेगा हम आपको बताएंगे। अब ये देखो, नीचे वाली चीज अगर ज्यादा है, कोई भी चीज है, मान लो मैं ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पे 5/12 है वो 5/3 लिख दिया मैंने। अब 5/12 नीचे चीज ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, मान लो ए लिख दिया मैंने, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कम मिलेगी, और यहाँ वैल्यू कम है तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी, हमें ज्यादा मिलेगी। तो वैसे ही चीज है, ये थिंग्स अगर ज्यादा होगी, ये तो सभी को सिंपल मैथ ही है कि नीचे चीज ज्यादा होगी तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। तो हमने क्या बताया कि अगर आपके आई की वैल्यू जो नीचे वाली चीज कम है तो ये ज्यादा, और ये अगर ज्यादा है तो कम। तो हमने वही लिखा है जो एन आई ये पार्टिकल है आपके, एनर्जी के मतलब एन एच म्यू लिखोगे, एन आई के अंदर जो मतलब ग्राउंड स्टेट में कितने पार्टिकल हैं आपकी, एन आई हमने वो लिखा है। अगर ये पार्टिकल ज्यादा है तो ये जो इनका गैप है वो वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये वैल्यू बढ़ गई तो पॉपुलेशन रेशियो की वैल्यू क्या हो गई आपकी, कम होगी। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है आपकी वो हाईली इंटेंस मिलती है, हाई इंटेंसिटी का स्पेक्ट्रल लाइन मिलता है। क्यों मिलता है, इसका रीजन देखो, ग्राउंड स्टेट आपका एक्साइटेड स्टेट, पॉपुलेशन रेशियो, पॉपुलेशन कितनी आपकी ग्राउंड में, अब 2 ट्रांजिशन हो रही है, मान लो ये आई है, ये यहाँ पे 10 पार्टिकल आपकी, यहाँ 20 है, तो कौन से में इंटेंसिटी बढ़ी आएगी, इस वाले में। सिंपल से ये ध्यान रखो, ग्राउंड में अगर पार्टिकल ज्यादा है तो ज्यादा आएगी, क्योंकि अब देखो यहाँ पे पार्टिकल ही कम है और उनमें से कुछ रूल्स ने अगर वो कुछ रूल को ओबे नहीं करेंगे तो 10 में से कहीं जाके 2 होंगे मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे आपके अब्जॉर्प्शन। 20 है तो मान लो कि भाई 15 नहीं हो रहे तो 5, तब भी तो रेशियो कुछ ज्यादा है। पार्टिकल पहले से आप कम ले रहे हो और कुछ उस सिलेक्शन रूल को ओबे नहीं करेगा, मान लो कुछ डिसऑर्डर आ गया तो कितना आएगा, बिल्कुल पार्टिकल ही एक बचा, तो उसकी वजह से क्या आएगी, इंटेंसिटी बिल्कुल कम आएगी। अगर आपने नीचे पॉपुलेशन अच्छी ले रखी है तो उसमें से कुछ डिसओबे भी कर देंगे तो हाफ तो बचेंगे, तब आपका एनर्जी अच्छा, तो मतलब इंटेंसिटी है जो स्पेक्ट्रल लाइन की अच्छी दिखेगी। एक तो ज्यादा की वजह से आ रही हो, एक कम की वजह से आ रही हो, एक तो एक की इतनी छोटी आ जाएगी, 10 की तो इतनी बड़ी, तो अच्छी बात है ना आपके लिए, तो हाईली इंटेंस आएगा आपका। तो सिंपल से ये याद रखो कि ग्राउंड स्टेट में अगर पार्टिकल ज्यादा है तो इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल लाइन की हाई मिलती है। अब सेकंड से अपोजिट कर लो कि अगर आपने पार्टिकल ही कम कर दिए, तो आपके पास पार्टिकल कम कर दिया आपने एन आई की वैल्यू, तो ये एनर्जी कम होगी, पॉपुलेशन रेशियो क्या हो गया, अब की बार इंक्रीज हो गया। सिंपल इस वैल्यू से याद रखो, अब की बार ये हमने कम कर दिया तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, तो पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा होगी बट इंटेंसिटी यहाँ पे लेस मिलेगी, क्योंकि हमने पार्टिकल यहाँ पे कम कर दिए। तो हमने जो फैक्टर अभी बताया था वही थिंग्स लगने वाला है। तो ये तो तीनों फैक्टर्स को जो पार्टिकल ओबे करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट जो स्पेक्ट्रा आता है बनके, कि सबसे पहले तो आप बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी ओबे कर रही है, एनर्जी इक्वल होनी चाहिए,
फिर आप ये वाला जो ऑब्जर्व, फिर आप सिलेक्शन रूल को देखोगे, सिलेक्शन रूल को भी कर रहा है, सिलेक्शन रूल भी देख लिया। फिर आप देखते हो कि पॉपुलेशन रेशियो भी देखोगे ना, सारी कंडीशन देख ली, लेकिन पार्टिकल ही नहीं है आपके पास में, 1 या 2 पड़े हैं, तो ऊपर जाएंगे तो कम ही मिलेगा अगर ज्यादा है। तो ये पॉपुलेशन रेशियो। तो स्पेक्ट्रा को इंटरेक्ट करने के लिए 3 रूल आपको पता होना चाहिए, बीच में आते हैं आपके पॉपुलेशन रेशियो, तो कई बार कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। तो ये आपका बेसिक था, ठीक है, क्या होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट 2 वीडियोज आएगी उसमें हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर करेंगे, क्या होती है, क्या मैकेनिज्म होता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई तो क्या इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। हम उसके लिए सिलेक्शन रूल को भी डिसाइड करेंगे। फिर आप उसमें रिजिड रोटर और नॉन रिजिड, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन हर बार आते हैं आपके, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आपके। तो ओवल जो रोटेशनल वाला है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे, नेट का एग्जाम हो, जैम हो, एंट्रेंस हो, तो आपने सुना होगा 4 आते हैं आपके। सिमेट्रिक रोटर है आपका, एसिमेट्रिक है, स्पेरिकल है, प्रोलेट है, ओबलेट है। तो मॉलिक्यूल्स दे दिया, आपसे पूछ लिया कि मैंने बोल दिया कि CCl4 है या CS3Cl है, स्पेरिकल है, सिमेट्रिक है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप विदिन सेकंड्स में आप कैलकुलेट कर पाओगे कि ओबलेट है या प्रोलेट है या आपका स्पेरिकल है, सिमेट्रिक है। तो वो नेक्स्ट वीडियोस में जो भी स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं MSc केमिस्ट्री जो 3rd सेमेस्टर के हैं, तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर सकते हो कि जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे तो हम ट्राई करेंगे जितनी जल्दी वीडियोस अपलोड हो, आपका जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाने की ट्राई करेंगे। विदिन 10 डेज के अंदर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट करवा देंगे आपकी, ठीक है। तो यही सब था। अगर कुछ भी आपको ये लगता है कि समझ नहीं आ रहा, क्यूरी लगती है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।